जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग लगाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो 2025 में 6 और 7 सितंबर को आपको पेपर होने जा रहा है, जो कि दो दो शिफ्टों में पेपर होगा। और ये जो आप प्रैक्टिस साइड लगाएंगे ये प्रैक्टिस साइड नंबर 2 है, जो कि इसमें सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है। और आपका जो टारगेट होना चाहिए भाई 80 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि लेखपाल बीपीओ और अन्य काफ़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका स्कोर पैट कार्ड का अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में आप लोग जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को लगाएंगे और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बर्फ का गलना, जो कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। आपको क्या छांटना है? असत्य विकल्प आपको बताना है। सूची फर्स्ट में आपके लिए धातु दे रखी है और सूची सेकंड में एस्को के नाम दे रखे हैं। चलिए बताएं कौन सा जो है जो कि मैचिंग नहीं है। तब आपका सही जवाब दे हो जाएगा एल्यूमिनियम क्यूपराइट, जो कि इसका अयस्क नहीं है। इस तरह से सी वाला आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पिच ब्लेड किसका अयस्क है? पिच ब्लेड जो है ये किसका अयस्क है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में। तो कौन सा है जो पिच ब्लेड का अयस्क नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा यूरेनियम, जो कि पिच ब्लेड का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपके लिए। करें आप लोग, सुमेलित करके बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये रहे आपके ऑप्शंस, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करें आप लोग। और इस क्लास से आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। देखिए जो साइट्रिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। तो ए का आपका ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, ए का आपका हो जाएगा चौथा। और जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो आपका ये सिरका में पाया जाता है। तो आपका बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। अब आ जाइए सी पर। जो फार्मिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? कमेंट करें आप लोग, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है चींटी में पाया जाता है। क्या चीज? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल आपका हो जाएगा चींटी में, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और जो टार्ट्रिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका डी वाले का क्या हो जाएगा? डी वाले का आपका हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है? ये अपना सी वाला ऑप्शन जो आपका होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी पूछी गई है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड ग्रंथि। अब आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आप जरा कमेंट करके बताएं सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वह किस परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये किसके अंतर्गत की गई थी? ये की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी आपको बताना। तो ये जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में
संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? अन्य जो सदस्यों की संख्या थी वह कितने सदस्य थे? तब आपका सही जवाब हो जाएगा 6, अर्थात 6 सदस्य थे। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किसके संविधान से लिया गया है? जो स्वतंत्रता और बंधुत्व है ये कहाँ के संविधान से ये जो शब्द हैं लिए गए हैं? तब आपका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस के संविधान से ये लिए गए हैं। आपको इसी क्लास से आपके पैड के पेपर में डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? पहले आयु क्या थी? वोट डालने की 21 वर्ष थी, लेकिन फिर बाद में किया गया इन्होंने संशोधन करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अब इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तब आपका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको नहीं बताना कि नहीं गुजरती है, तो कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है आपको बताना चाहेंगे। देखिए, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन आपकी जो बिहार राज्य है यहाँ से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस तरह से आपका 4th वाला ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा 82°30 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये कुल गुजरती है 5 राज्यों से होकर के। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है बड़ा निकोबार में। कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश की सीमा चीन से स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से साझा नहीं होती है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार की सीमा चीन से साझा नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन है? जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वह कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुट्टानाड़। क्या हो जाएगा? कुट्टानाड़। और कुट्टानाड़ ये किस राज्य में पड़ता है जरा आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो पत्तन नगर क्या था? ये पत्तन नगर था लोथल। और लोथल किस राज्य में स्थित है? आप जरा कमेंट करके बताएं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग थे वह किस देवता की पूजा किया करते थे? तब आपका सही जवाब हो जाएगा ये पूजा करते थे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको क्या बताना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपके लिए सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करके जरा आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें आप लोग, तब आपका सही जवाब क्या होगा? बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है वह का कृष्णा। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगी? कृष्णा में हो जाएगी। अब आपको बताना हस्तिनापुर कहाँ स्थित है। आपको हस्तिनापुर बताना है। तो हस्तिनापुर आपका हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। तो इस तरह से आपका बी का आपका तीसरा ठीक हो जाएगा। अब आपको बताना है कि नागा अर्जुन जो कोड़ा है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है रावी नदी के किनारे। कहाँ? रावी नदी किनारे।
तो इस तरह से आपका सी का आपका दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पैठण कहाँ स्थित है। पैठण, तो पैठण जो स्थित है वह गोदावरी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका पहला वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपका 4 3 2 1 किस में हो जाएंगे, ये आपके सी वाले ऑप्शन को मैच करते हैं। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है सुमेलित नहीं है। क्या बताना, सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा जो सुमेलित नहीं है। देखिए जो आलमगीर है आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में स्थित है। अब आप बताएं कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका, ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है, ये आपका हरियाणा में स्थित है। सॉरी साथियों, जो कालीबंगा आपका है ये कहाँ स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो आपका स्थित है वह राजस्थान में स्थित है, हरियाणा में ना होकर के राजस्थान में स्थित है। लेकिन जो आपका रोपड़ स्थित है ये आपका पंजाब में स्थित है। तो इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका गलत है, क्योंकि कालीबंगा हरियाणा में ना स्थित होकर के राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। तो नील दर्पण का लेखक कौन है, ये लेखक हैं दीनबंधु मित्र, इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में घटनाएं दे रखी हैं और सूची सेकंड में तिथियां दे रखी हैं। अब आप इसे सम्मिलित करना है आपको, फिर आपको जवाब बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए सम्मिलित कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था वो आपका हुआ था नवंबर 1857 में हुआ था। इस तरह से आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या सही हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। और जो आपको बरहामपुर विद्रोह था ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका फरवरी 1857 में हुआ था। इस तरह से आपका बी का आपका हो जाएगा चौथा वाला ठीक हो जाएगा। और जो आपका संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 और 56 में हुआ था। इस तरह से सी का आपका तीसरा वाला ठीक हो जाएगा। और बेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, जुलाई 1806 में हुआ था। इस तरह से डी का सही हो जाएगा आपका कौन सा, पहला वाला ठीक हो जाएगा। ये जो मैच आपके कर रहे हैं ये पहले वाले ऑप्शन ए वाले ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। इस तरह से ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1828 में हुई थी। और किसने की थी जरा आप कमेंट करके बताएं। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। चाहे सम्मेलन कब किया था, चाहे भाषण दिया था, एक ही बात है इसमें। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तब आपका सही जवाब हो जाएगा 1893 में, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। अब ये दोनों चीज़ें इसी में पूछ ली गई। अब कहीं आपसे पूछ लिया जाता कि शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन किया था वह किस सन में किया था, इस तरह से पूछ सकता है कि धर्म सम्मेलन कब किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी जो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ना होकर के ये किसने की थी, आप जरा कमेंट करके बताएं। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। तब आपका सही जवाब हो जाएगा रूप गोस्वामी जी इसके रचयिता अर्थात लेखक हैं इसके। अगला है कि रुक्ष का विलोम है। तो रुक्ष का विलोम क्या होता है, रुक्ष का विलोम होता है स्किनद। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजात शत्रु। बी वाला ऑप्शन आपका
सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके हिंदी से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया कि जल का पर्यायवाची क्या है। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है, इसका पर्यायवाची आपको आता होगा। जल का पर्यायवाची होता है अम्बु होता है। चलिए अगला प्रश्न, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, क्या होगा, महा प्लस उष्ण। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो आपका ये इंग्लिश से क्वेश्चन है, क्योंकि आपके यूपी पैट के पेपर में 5 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जो कि आप चाहें तो इजीली आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट सिनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोम बताना है, किसका, वर्ड का आपके लिए सिनोम बताना है। तो वर्ड का सिनोम क्या होता है, इसका होता है प्रेसी। क्या हो जाएगा, प्रेसी। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको बताना है द हाइगर यू क्लेम द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रेथ। तो यहाँ पर जो डैश देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ आपका आ जाएगा वी कम्स। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि नेहा चिल्ला रही है सुबह के टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर के। तब आपका सही जवाब हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस। यहाँ पर आपका आ जाएगा सिंस आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग बतानी, कौन सा वाला है जो जिसमें गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग में। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गारंटी। जो गारंटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। गारंटी किस तरह से लिखते हैं आप जरा कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें भी आपको बताना है रॉन्ग कौन सा है। तो आपका इसमें हो जाएगा बुलेटिन, क्योंकि बुलेटिन इस तरह से नहीं लिखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इस तरह से अपनी ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। आपको क्लास कैसी लगी जरा कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और आपको इस क्लास से के प्रैक्टिस साइड में आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था या कितने प्रश्न सही हुए, आप जरा कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके बता दिया करें। और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दिया करें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।